हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। एक बार फिर से हम बीपीएससी की इस प्रिलिमिनरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, ये शून्य पीसीएस का इनिशिएटिव है, जहां पर आप सभी लोग अपनी बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन के द्वारा। दैट मीन्स कि हम आपकी इस तैयारी में जो है एक डिसाइसिव रोल प्ले करना चाहते हैं, so that each and every aspirant who has this dream, जिसको बीपीएससी का अपना सपना जिसने देख रखा है, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। दैट इज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सो अगेन, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है और करंट से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जब इन 1947 व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो 1947 में जब भारत को आजादी मिलती है, तो उस समय भारत को अगर आप पॉलिटिकली देखिए, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, जब आप भारत को देखेंगे तो आपके पास तीन तरीके की जो है टेरिटरीज देखने को मिलेंगी। दैट इज, first is British territory, that is the territories over which the Britishers have direct control। ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश हुकूमत सीधी काबिज थी, दैट मीन्स कि ऐसे एरिया जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, उनको हम ब्रिटिश टेरिटरी कहते थे। दूसरा पॉलिटिकल यूनिट था जहां पर लोकल राजाओं का जो है कंट्रोल था, जैसे कि हैदराबाद के निजाम हो गए, जूनागढ़ के हो गए, या भोपाल के हो गए, कश्मीर के हो गए। ठीक है, तो यहां पर लोकल रूलर्स जो थे, दे वर रूलिंग, बट दे वर रूलिंग अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। दैट मींस कि उन्होंने जो है ब्रिटिश क्राउन को जो है अपना सुप्रीम लीडर मान रखा था, कि आपके पैटर्नेज में, आपकी छत्र छाया में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर शासन कर रहे हैं, और आपके परमिशन से। तो उन क्षेत्रों को, उन ज्योग्राफिकल यूनिट्स को कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। और 1947 में मैंने कहा कि जब इंडिया आजाद होता है, तो वहां पर हमें एक तीसरे तरीके की टेरिटरीज देखने को मिलती है, जहां पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रोल होगा, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, जैसे कि दमन दीव हो गया। तो ये थी कॉलोनियल टेरिटरीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड पोर्चुगल। तो 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो यहां पर तीन तरीके की टेरिटरीज हैं। एंड यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे आजादी से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमें ये मालूम है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, कि जब भारत को 1947 में आजादी मिलती है, इन 1947 व्हेन वी गेट दिस इंडिपेंडेंस, तो उस समय इंडिपेंडेंस एक्ट का जो प्रोविजन था, उसमें साफ-साफ बात की गई थी कि भाई इंडिया का क्रिएशन होगा और पाकिस्तान का क्रिएशन होगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, इफ दे वांट दे कैन ज्वाइन पाकिस्तान, और दे कैन आल्सो हैव देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो यहां पर हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल एंड कश्मीर, ओके, तो दीज वर द व्हाट यू कैन से इनिशियल प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने इंडियन कन्फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, इनिशियल डेज में इन्होंने मना कर दिया, बाद में भोपाल के राजा ने इसको ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के और कश्मीर के राजा, इन लोगों ने मना कर दिया कि हम जो है इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, वी विल हैव आवर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ओके, तो ये तीन जो है प्रिंसली स्टेट थे, जिन्होंने मना किया था कि दे डोंट वांट टू गो विद एनी एनी पावर सेंटर, दैट इज इंडिया, ना तो पाकिस्तान, किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे। अब
1947 में जब हमें आजादी मिलती है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को 4 यूनिट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स इंडिया को जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी कैटेगरी। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में रखा गया था। इन्हीं कैटेगरीज में अलग-अलग ज्योग्राफिकल यूनिट्स को रखा गया था। ठीक है, और उन पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन किया गया था। लेकिन साउथ में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रोटेस्ट होता है। 1947 के बाद से ही ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजादी के बाद जो इंडियन पीपल थे, जो भारत के नागरिक थे, उनको लगता था कि अब हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारी बातों को सुनेगी। तो यहाँ पर मद्रास राज्य में, मद्रास स्टेट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, जहां पर जो तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी कि भाई इस मद्रास स्टेट में जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अपना खुद का एक स्टेट होना चाहिए। और उनकी डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश का जो है क्रिएशन किया जाए। उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ता है उनकी बातों को। और 1953 में पहली बार भारत में लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बनता है और उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दैट वाज स्पेशली फॉर द तेलुगु स्पीकिंग रीजन। दैट इज जो मद्रास राज्य था, जो मद्रास स्टेट, आज का मद्रास या आज का तमिलनाडु हम नहीं कहेंगे इसको। अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए कि इस मद्रास स्टेट में मॉडर्न तमिलनाडु, मॉडर्न कर्नाटका के कुछ पार्ट, सम और कह सकते हैं पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो है मिलकर जो है मद्रास स्टेट का निर्माण होता था। या मद्रास स्टेट को ऐसे हम समझेंगे। तो इस मद्रास स्टेट में जो अपर रीजन था या नॉर्थ पार्ट था, जहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोगों का डोमिनेशन था, वो चाहते थे कि हमारे लिए एक नए स्टेट को बनाया जाए। और 1953 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कह सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की मदद से जो है फाइनली जो है तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो है आंध्र प्रदेश का क्रिएशन करता है। उसके बाद से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि भाई ये जो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टाइप का जो कैटेगराइजेशन है इसको एबॉलिश करिए और इंडिया को जो है 2 यूनिट्स में डिवाइड करिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करिए, भारत को 2 यूनिट्स में डिवाइड करिए। एक यूनिट का नाम रखिए स्टेट और दूसरे यूनिट का नाम रखिए यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर 14 स्टेट्स के साथ शुरुआत हुई थी 1956 में और 6 जो है यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है और इस एक्ट की वजह से भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। दैट इज बिगर यूनिट्स जो होंगी उनको कहेंगे स्टेट्स और जो छोटी टेरिटरीज होंगी उनको जो है यूनियन टेरिटरीज का जो है दर्जा दिया गया। अब यहां पर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं। बेसिकली जब आप स्टेट की बात कर रहे हैं, जब आप यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप भारत के संविधान के भाग 1 की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 के प्रोविजंस हैं। दैट मीन्स पार्ट 1 में जो है कितने आर्टिकल हैं? देयर आर 4 आर्टिकल। दैट इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। अब यहाँ पर एक-एक करके इन आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इन आर्टिकल्स में। आर्टिकल 1 को जब आप रीड करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आर्टिकल 1 बहुत क्लियरली कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स ये जो पॉलिटिकल यूनिट है, ये जो ज्योग्राफिकल लैंड मास है, इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे इंडिया, दैट इज भारत। दैट मीन्स इंडिया और भारत दोनों नामों को जो है रिटेन किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब संविधान का निर्माण हो रहा था
तो उस समय भी जो है कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, उनमें ये डिबेट था कि भाई इस ज्योग्राफिकल यूनिट का क्या नाम रखा जाए। तो मॉडर्न नाम इंडिया के लिए कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग जो है हिस्टोरिकल नेम भारत के नाम से सहमत थे। तो वहां पर भी जो है ये चीज डिसाइड नहीं हो पाई। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसने डिसाइड किया कि हम दोनों नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। दैट इज इसीलिए आर्टिकल 1 में इसको यूज किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। और ये इंडिया कैसा होगा, इसकी जो पॉलिटी होगी वो क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसकी पॉलिटी इन्होंने बताई। ओके, तो यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब क्या है कि जो इसके कंपोनेंट भारत बनेगा कैसे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट के यूनियन से जो है भारत का निर्माण होगा। और ये जो यूनियन होगा वो कैसा होगा, यहां पर स्टेट जो है इस इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स कि द स्टेट कैन नॉट गो आउट ऑफ द यूनियन। दैट मीन्स इंडिया से उनको सिसीड होने का, उनको अलग होने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में आर्टिकल 2 को जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 2 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट कि इट कैन एडमिट एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। नए राज्यों का अगर सृजन करना हो तो उसके लिए अथॉरिटी किसके पास है, इंडियन पार्लियामेंट के पास है। इसी क्रम में आर्टिकल 3 को जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, ठीक है, उन एग्जिस्टिंग स्टेट का मान लीजिए आपको नाम बदलना है, उनकी बाउंड्रीज अगर आपको फिर से चेंज करनी है, ठीक है, या किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, या किसी एरिया, किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज करना है, मान लीजिए, तो उसके लिए आर्टिकल 3 ने क्या कहा कि भाई अथॉरिटी किसके पास होगी, तो संसद के पास। पार्लियामेंट जो है लॉ बना के ये काम कर सकता है। ठीक है, एरिया को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, रीडिफाइन करना, या स्टेट का नाम बदलना। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, तो ये नेम जो चेंज हो रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ आर्टिकल 3 कह रहा है कि भारतीय संसद के पास जो है पावर है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन डू सच थिंग्स। ओके, तो आर्टिकल 3 कह रहा है। इसी के क्रम में हम जब आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 कहता क्या है कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, दैट इज आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के माध्यम से, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दैट मीन्स ये जो चेंजेस आप ला रहे हैं उन चेंजेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि इस पूरे डिस्कशन में हमने जो देखा कि एक तो हमने स्टेट देखा और दूसरा जो यूनियन यूनिट हमने देखा था वो था यूनियन टेरिटरी। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यूनियन टेरिटरी क्या होता है। अब देखिए, यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें जो है यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं शब्द का इस्तेमाल किया गया है या कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर देखिए यूनियन टेरिटरीज बनाने के रीजन क्या हो सकते हैं, कि मान लीजिए अगर आप जैसे इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो यूनियन टेरिटरीज को अगर आप ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पर साउथ में आपके पौंडीचेरी की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, ठीक है, तो कई बार क्या होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो ज्योग्राफिकली बहुत छोटी हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी लेस टेरिटरी, उनके पास एरिया बहुत कम है और वहां पर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत कम है। सो ऐसी सूरत में वहां पर स्टेट जैसे कॉन्सेप्ट या स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का क्या है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिजिकल वो क्या है, फिजिकली वाइबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान निकोबार की हम बात कर लें, लक्षद्वीप की बात कर लें, तो इनकी लोकेशन अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। बट दैट इज इंडिया के लिए बड़े ये जो है डिसाइसिव यूनिट्स हैं, ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं। सो उनको डायरेक्ट कंट्रोल में रखने के लिए जो है यूनियन टेरिटरीज का जो है दर्जा दिया गया है। कई बार जो है जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर या उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका जो है कल्चरल डिफरेंस है। दैट मीन्स यूनियन टेरिटरीज में अपना खुद का इंडिजीनियस कल्चर है, वहां के लोग जो है यूनिक हैं। सो उस
इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन किया गया। जैसे कि आप लद्दाख रीजन की बात कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट रीजन जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल कि क्यों हम यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेसिक इश्यूज, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन एंड जनरल बैकवर्डनेस। तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें कि जैसे यूनियन टेरिटरी, जैसे हमने स्टेट के बारे में बात की, तो वहां पर हमने देखा पार्ट 1 में जो है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो है स्टेट्स को डील करता है। ठीक इसी प्रकार जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए जो प्रोविजन है वो है पार्ट 8 में। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एंड आर्टिकल वाइज बात करें तो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 जो है, they talk about the administrative setup of these union territories, ठीक है। तो आर्टिकल 239 अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है क्या है कि प्रेसिडेंट इज अलाउड टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटर का एक पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और इस एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल और ही इज गोइंग टू बी कंट्रोल थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो सीधा कंट्रोल जो है प्रेसिडेंट का रहेगा, केंद्र सरकार का सीधा जो है कंट्रोल रहता है यूनियन टेरिटरीज में, ओके। इसी क्रम में आप देखेंगे कि संविधान में जो है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1991 में, और आर्टिकल 239 ए को इंसर्ट किया जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को जो है यूनिक इसके लिए जो है प्रोविजंस क्रिएट किया, दैट इज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहां पर सीधा इंटरफेरेंस किसका होता है, केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का सीधा इंटरफेरेंस किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट मींस कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गवर्नेंस फॉर दीज यूनियन टेरिटरीज, दैट इज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर दमन दीव एंड पुडुचेरी, ओके। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कई बार इस तरह के फैक्चुअल फैक्ट्स को बेस बना के सवाल पूछे जाते हैं कि यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर केवल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसके पास ही अपना हाई कोर्ट है। दैट इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। वो कौन सा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ओके। Except Delhi and Puducherry, none of the union territories have their own legislative setup। यहाँ पर जो है इनके अलावा किसी के पास अपना legislative setup नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके। एज अ रिजल्ट वहां पर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कैसे इन्फोर्स होगा, थ्रू पार्लियामेंट। तो दिल्ली और पुडुचेरी के पास अपनी खुद की जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। तो वहां पर जो कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, पार्लियामेंट के थ्रू होता है, या कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन जो रेस्ट जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर चूंकि इस तरह का जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वहां पर क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सेंटर में अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि बजट, सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, लेजिस्लेशन है, तो ये सारा का सारा काम किस मंत्रालय के थ्रू कराया जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कुल मिला के यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट कितनी हैं। एट प्रेजेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज दिल्ली इज 1, अंडमान निकोबार इज 2nd, 3rd इज चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दैट इज 4th। यहां पर मैं कहूंगा इसको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्यों
2020 में जो है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज फिफ्थ वन, ये हमारी फिफ्थ यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख इज सिक्स्थ, लक्षद्वीप इज सेवेंथ एंड पुडुचेरी इज आवर एट्थ यूनियन टेरिटरी। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आंसर विल बी 8। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि 2020 में ही जो है चेंज हुआ है, तो कई बार इस तरह के जो है आपको सवाल देखने को मिलते हैं। एंड आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को भी थोड़ा-सा रिमेंबर करना है क्योंकि 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित किया था और इस एक्ट की वजह से जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर उसको जो है अब जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर दैट विल बी वन यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख विल बी द सेकेंड यूनियन टेरिटरी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ओके। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया, अब हम भाग 2 की बात करेंगे, दैट इज अब हम नागरिकता के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी से सिटीजनशिप, तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप? तो अगर आपको सिटीजनशिप को डिफाइन करना हो तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। जैसे कि मैं और राज्य, हमारे बीच में किस प्रकार का संबंध है, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन वी आर शेयरिंग, उसी इक्वेशन को जो है पॉलिटी में जो है नागरिकता या सिटीजनशिप कही जाती है। दैट मीन्स एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज माय एसोसिएशन विद माय कंट्री दैट इज इंडिया। अगर मैं यहीं का निवासी हूं, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, मैं यहीं रहता हूं, तो क्या होगा, मेरे को भारत की नागरिकता या मैं भारत का नागरिक हूं, दैट मीन्स कि आई हैव द रिलेशनशिप, दैट मीन्स आई एम लॉयल टू दिस कंट्री, ओके, एंड द स्टेट इज ऑल्सो बाउंड टू प्रोटेक्ट मी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाग 2 दैट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्सेप्ट और द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल वाइज अगर हम बात करें तो आर्टिकल वाइज 5 टू 11 आर्टिकल जो है डील करता है सिटीजनशिप के प्रोविजन से। अब यहां पर हमने बात कर ली है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। और भाग 2 की जब हमने बात की तो हमने कहा कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है वो जो है रिलेटेड है किससे, सिटीजनशिप के मुद्दे से। अब यहाँ पर आप सभी एस्पिरेंट्स को इस बात को भी समझ लेना है कि जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है या जो सिटीजनशिप एज अ टॉपिक जो है, इट इज मेंशन्ड अंडर द यूनियन लिस्ट। दैट मीन्स कि सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन के ऊपर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। दैट मीन्स द ओनली इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, द टर्म सिटीजन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नागरिक शब्द है इसको कहीं पर भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, कैसे आप नागरिक बन सकते हैं उसको जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात जो है इस नागरिकता से रिलेटेड है, इसको भी समझ लेना है कि जैसा मैंने आपको जब प्रियम्बल टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि प्रियम्बल टॉपिक को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था और 26 नवंबर 1949 को जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन जो थे इफेक्टिव हो गए थे। दैट मींस दे वर इन फोर्स। ओके, क्योंकि मैंने आपको प्रियम्बल का टॉपिक पढ़ाते समय एक और बात कही थी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ होल कब इफेक्टिव हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन होल जो है उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 26 जनवरी 1950। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस संविधान को अडॉप्ट करती है तो उस समय जो है कुछ प्रोविजंस को उसी समय अप्लाई कर दिया गया था और उनमें से क्या है, नागरिकता का जो प्रोविजन है, एक प्रोविजन विच हैज बीन इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949, इसको भी ध्यान रखना है।
अब एक-एक करके हम जो है आर्टिकल वाइज़ जो है पढ़ लेते हैं कि भाई किस आर्टिकल में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है? तो सबसे पहले आर्टिकल 5 की हम बात करते हैं। तो व्हेन वी रीड आर्टिकल 5 तो ये कहता है क्या है? आर्टिकल 5 सेज दैट कि सिटीज़नशिप वाज़ ग्रांटेड टू ऑल पर्सन हू वर बोर्न एंड रेज़्ड इन इंडिया। तो आर्टिकल 5 कहता है कि भाई नागरिकता किसको मिलेगी भारत की नागरिकता? जो भारत में पैदा हो रहा है या जो भारत में पला-बड़ा है। Even people who were domiciled in India but were not born here, yet had one of their parents born there, were also considered citizen of India. That means अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, that means you have not born in India. लेकिन अगर आपके माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय है, जिसका जन्म भारत में हुआ था, तो इस ग्राउंड पर भी आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाती थी. That is the provision of Article 5. और आर्टिकल 5 का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एनीवन हु लिव्ड इन कंट्री फॉर मोर देन 5 इयर्स वर आल्सो एलिजिबल फॉर सीकिंग सिटीजन। अगर आप इस देश में 5 साल या उससे अधिक के लिए रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ की नागरिकता के लिए। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 6 के ऊपर। इट ग्रांटेड सिटीजनशिप राइट टू सर्टन पाकिस्तानी माइग्रेंट्स टू इंडिया। दैट मीन्स 1947 में जब आजादी मिलती है हमें, तो आजादी जब हमें मिलती है तो दैट मीन्स ओवर द नाइट कह सकते हैं कि बॉर्डर्स बन गए, कि अभी तक जो लोग साथ रहते थे उनको ओवरनाइट क्या कर दिया गया कि नाउ दे आर बीइंग लुक्ड एज टू डिफरेंट कंट्रीज। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में थे, बहुत सारे लोग इंडिया में थे, तो उनको डिसाइड करना था कि बेसिकली अब फ्यूचर वो कहाँ देखते हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रह गए लेकिन बाद में जो है इंडिया उन्होंने आने का मन बनाया। तो दैट मीन्स दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनको आर्टिकल 6 की मदद से क्या किया गया, भारत की नागरिकता दिया। ठीक है, बिकॉज पार्टीशन के समय सभी को ये टफ डिसीजन लेना था कि वेयर दे आर सीइंग देयर फ्यूचर। ठीक है, so any person who has migrated to India prior to 19th July 1949 automatically becomes Indian citizen if one of his parents or ancestors were born in India. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया था, ये प्रोविजन था आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 कहता है क्या, इट प्रोवाइडेड सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप। दैट मीन्स कि देखिए मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 6 क्या कह रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको हमने क्या किया, भारत की नागरिकता दे दी। ठीक है, ये था प्रोविजन किसका, आर्टिकल 6 का। लेकिन मैंने क्या कहा कि 1947 में जब भारत आजाद होता है तो आजादी के साथ बंटवारा भी होता है। तो बंटवारे के समय बहुत सारे इंडियंस भी इसी तरह पाकिस्तान गए और बाद में वो दोबारा यहाँ पर इंडिया में आ गए, तो उनके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 7। ओके, इट प्रोवाइडेड सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1st मार्च 1947 एंड लेटर रिटर्न फॉर रीसेटलमेंट, उनको भी जो है सिटीजनशिप देने का जो है प्रोविजन जो है आर्टिकल 7 में है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 8 कहता है क्या है कि इट प्रोवाइड सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओस की बात करता है, दैट इज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करता है, हु आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया विल हैव द राइट टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर पीआईओस के लिए प्रोविजन कहाँ है, आर्टिकल 8 में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 जो है, अब इसकी जो है प्रैक्टिकल रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। दैट इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस के लिए आपको उसको पढ़ना है, इसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन अब बंद हो चुका है। बिकॉज पार्टीशन के समय जो जरूरत थी कि भारत का नागरिक कौन होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न था, उसको सेटल करने के लिए ये जो है कह सकते हैं आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट थे। नाउ आर्टिकल 9 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 9 कहता है क्या है कि if a person voluntarily obtains the citizenship of any foreign state, he or she will no longer be a citizen of this country. That means अगर कोई भी पुरुष या महिला, कोई भी ऐसा भारत का नागरिक जो स्वतः दैट इज वॉलेंटरली अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो एट दैट वेरी मोमेंट उसकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दैट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 9।
ठीक इसी क्रम में जब आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आर्टिकल 10 स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोविजंस of this part shall continue to be such a citizen subject to the provisions of any law made by the parliament. तो that means आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि भाई जो भारत में जो जिसको भी भारत की नागरिकता मिली हुई है, ठीक है, एनी पर्सन जिसको भी भारत की नागरिकता मिली हुई है उसकी नागरिकता कब तक कंटिन्यू शैल कंटिन्यू टू बी सच अ सिटीजन, कब तक उसकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है ऐसा कोई नियम या कानून ना बना दिया जाए जिस नियम और कानून के तहत उसकी जो है नागरिकता को हम कैंसिल कर दें। दैट मीन्स इसका बॉटम लाइन क्या है कि भाई पार्लियामेंट के पास जो है पावर है, पार्लियामेंट अपनी इस पावर को यूज करके क्या कर सकता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून को ड्राफ्ट कर सकता है। दैट इज नागरिकता के जो प्रोविजन है इनको ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है, नियम या कानून बना सकता है और इस कानून के माध्यम से नागरिकता दी भी जा सकती है और नागरिकता छीनी भी जा सकती है। दैट मीन्स अगर इस लॉ में ऐसे कुछ प्रोविजंस ला दिए जाएं जिन प्रोविजंस की वजह से कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त हो सकती है तो यस उन लोगों की नागरिकता ले ली जाएगी एंड दोज पीपल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ओके, ठीक इसी प्रकार से कानून की मदद से क्या है कुछ लोगों को हम नागरिकता दे भी सकते हैं। तो अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में हम आर्टिकल 11 की बात करेंगे तो आर्टिकल 11 को जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 11 क्या कहता है, इट गिव्स द पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप एज वेल एज मैटर ऑफ पर्टेनिंग टू इट। तो यही मैंने आपसे कहा आर्टिकल 10 से कहा कि आर्टिकल 10 से भी ये हिडन इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आर्टिकल 11 में क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि भाई पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है, वो चाहे तो कुछ इस तरह के कानून बना सकते हैं जिस कानून की मदद से या तो नागरिकता दे दी जाएगी या किसी की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए इसी पावर को यूज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, और ये जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है ये बताता है कि देयर आर 5 वेज, 5 ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। दैट इज बाय बर्थ, जन्म से आपको नागरिकता मिलेगी, बाय डिसेंट थ्रू रजिस्ट्रेशन, थ्रू नेचुरलाइजेशन, दैट मीन्स नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस थे, और लास्ट है थ्रू टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स अगर भारत सरकार कोई कह सकते हैं भूमि अधिकृत करती है, उसका इनकॉर्पोरेशन करती है, इंडिया में उसको जोड़ती है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट वहां के जो निवासी होंगे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक इसी क्रम में इसी एक्ट के द्वारा जो है 3 तरीके बताए गए हैं, इन 3 तरीकों से क्या कर ली जाएगी, आपकी नागरिकता को जो है समाप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स देयर आर 3 वेज अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इन व्हिच योर सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड। पहला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई भारत का नागरिक है, वो क्या करता है, भारत की नागरिकता ही छोड़ देता है, त्याग कर देता है, तो ऐसी सूरत में बट नेचुरली क्या होगी, इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों ने मिलकर जो है किसी और देश की नागरिकता अर्जित कर ली और बाद में क्या है भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने छोड़ दिया। सपोज दैट इनके अगर बच्चे हैं, इनका कोई जो है सन है या डॉटर है जो माइनर है, दैट इज मेजर नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस माइनर चाइल्ड का क्या होगा, उसको क्या उसकी जो नागरिकता है उसका क्या आंसर होगा, वेदर ही दैट माइनर चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन सिटीजन या उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी क्योंकि उसके माता पिता ने क्या किया, भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो यहां पर जो है सीधा प्रोविजन है कि व्हेन एनी पेरेंट्स और व्हेन द पेरेंट्स ऑफ एनी माइनर चाइल्ड इफ दे रिनाउंस देयर सिटीजनशिप, अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो ऐसी सूरत में जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसके पास भारत की नागरिकता रहेगी।
कब तक रहेगी वो समय अवधि क्या है? टिल ही बिकम्स एन एडल्ट, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होता है। विदिन 1 years ऑफ रीचिंग फुल एज बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन, दैट मीन्स 18 साल होते ही उसका जो है टाइम ट्रिगर शुरू हो जाएगा कि नेक्स्ट 1 year में उसको डिसाइड कर लेना है कि उसको भारत की नागरिकता चाहिए, कि वो भी भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोविजन है। टर्मिनेशन है, मान लीजिए आपके पास भारत की आपने नागरिकता अर्जित की है, दैट मीन्स एनी इंडियन सिटीजन हु or any person who is having the Indian citizenship, okay, ठीक है, वो क्या करता है, if he or she knowingly and voluntarily adopt the citizenship of any other country, आप जो है जानबूझकर किसी और देश की नागरिकता क्या कर लेते हो, अर्न कर लेते हो, तो ऐसी सूरत में आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, तुरंत तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थर्ड तरीका है डिप्राइवेशन, दैट मीन्स कि भारत सरकार आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेगी, दैट मीन्स नागरिक नागरिकता छोड़ना नहीं चाहता है, जैसे यहां पर भारत सरकार उस नागरिक से क्या कर लेगी, उसकी नागरिकता छीन लेगी। तो ये है डिप्राइवेशन। ये तरीके हैं 3। अब इसी कॉन्सेप्ट पर या नागरिकता के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हमें लेटेस्ट अमेंडमेंट भी पढ़ना है, जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। यहाँ पर 6 रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को के लिए बात की गई है इस अमेंडमेंट में, कि दैट मीन्स हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, Parsis, Christians, those who are coming from Pakistan, Bangladesh एंड अफगानिस्तान, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या रखी गई है, इफ दे हैव अराइव्ड इन इंडिया बिफोर 14th December 2014। तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से अगर कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन आता है भारत में, और कब आता है, 14 दिसंबर 2014 से की टाइम, इफ दे अराइव बिफोर, दैट इज 14 दिसंबर से पहले उसको आना है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, ऐसे धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस एक्ट के माध्यम से जो टाइम रिक्वायर्ड था कि आपको भारत की नागरिकता के लिए क्या करना पड़ता था, पहले 11 साल तक वेट करना पड़ता था, उस समय अवधि को भी कम कर दिया गया। अब जो है केवल 6 वर्षों में ही आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो लोग इल्लीगली, माइग्रेंट्स मतलब क्या है कि अगर आप जो है किसी देश में जाते हो विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, तो वहां पर आप इल्लीगल माइग्रेंट कहलाते हो, तो ऐसी सूरत में आपको डिपोर्ट किया जाता है। तो यहां पर अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो कहता है क्या है कि ये जो 4 देश, ये 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से अगर कोई माइग्रेंट आता है और मान लीजिए उसने डॉक्यूमेंट, अपने लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, स्टिल उसके खिलाफ जो है पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू कोई कार्रवाई नहीं की है। दीज माइग्रेंट्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पासपोर्ट एक्ट एंड द फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है, ये जो है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू जो है इंश्योर किया गया है। अब इसी समय जो है, या कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद जो है एक जो टर्म है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, एनआरसी। एनआरसी का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज एनआरसी। और ये रजिस्टर पहली बार कब प्रिपेयर किया गया था, इट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1951। ओके, पहली बार प्रिपेयर किया गया था, और इस रजिस्टर को प्रिपेयर करने का आधार क्या था कि 1951 में जब सेंसस किया गया था, तो उस सेंसस के आधार पर हमने जो है एनआरसी, दैट इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को जो है उनको जो है कैलकुलेट किया था, काउंट किया गया था। ठीक है, अभी तक एनआरसी केवल एक बार जो है पब्लिश हुई है। ठीक है, और इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड टू दोज हुज नेम अपीयर ऑन दीज डॉक्यूमेंट एंड देयर डिसेंडेंट। तो जिन लोगों का नाम इस एनआरसी में है, या उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो डिसेंडेंट हैं,
उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये जो है एक तरह से लेगेसी डाटा है। इस डेटा के थ्रू आप जो है अपने पूर्वजों को डिस्कवर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन हमारे पूर्वज थे। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।